शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी का राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अगर कस्टमर लीगल में गए हैं या लीगल में नहीं गए हैं, दोनों हाल में ये दो के दोनों सबसे पहले तो कंपनी के कस्टमर हैं। लेकिन जो लोग कानूनी तौर से कानूनी संरक्षण में जाकर के जिन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ भी कोई भी कंप्लेन FIR करी, उनमें बहुत ढेर सारे ऐसे कस्टमर भी हैं जिन्हें आइडिया भी नहीं था कि उनके कंप्लेन, उनके FIR में क्या लिखा जा रहा है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन आज मजबूरी है कि कानून ने अगर एक कानून रास्ता दिया है तो उस रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता उन लोगों के पास कतई नहीं है जो लीगल में जा चुके हैं। कोई रास्ता नहीं बचता है। लीगल में गए वो सारे लोग जिन्होंने अपने सारे पेपर, डॉक्यूमेंट्स एज पर लिस्ट, अभी मैं आपको बताता हूं, अगर पूरी कर दी तो उनकी लायबिलिटी उतरने की कोई भी रुकावट उनके सामने नहीं आने वाली है। कोई चाह करके भी उनकी लायबिलिटी उतरने से नहीं रोक सकता है अगर उनके सारे दस्तावेज एज पर एनेक्सर जो सामने आपके हैं 15 पॉइंट्स के, ये 15 पॉइंट्स अगर आप पूरा करते हैं और इन 15 पॉइंट्स में आप सारे पेपर दे देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी लायबिलिटी बहुत कायदे से सरकार ने, कानून ने, एजेंसीज ने रास्ता दे दिया जहां से आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब बारी आती है उन लोगों की जिन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है और वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों ने जिन्होंने मुझे मेल किया हुआ है, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि आप सभी मेल करने के बाद निश्चिंत रहें, टीम काम कर रही है। बहुत ज़्यादा बात करने से, ग्रुप पर मैसेज डालने से, आपके कॉल को रिसीव करने से या किसी लीडर्स को कुछ बताने से हम लोगों ने 2019 से लेकर अब तक ये प्रयास बहुत किए हैं और हमेशा अर्थ का अनर्थ रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें शायद वो लोग या तो लीगल में हैं या शायद एक आध दो लोग ऐसे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। वो कहीं ना कहीं अपनी व्याकुलता का बिल्कुल प्रदर्शन कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं ग्रुप के जरिए यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी अपनी सोच बनाने से पहले मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग को सबसे पहले ध्यान से सुन लिया करें, क्योंकि उस वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर हर किसी के लिए रास्ता दिया गया रहता है। अगर आप लीगल में नहीं गए, हर किसी के लिए रास्ता है। आपका पैसा अगर कंपनी में डायरेक्टली नहीं आया तो उसका भी हमने रास्ता बनाया हुआ है। आपकी रजिस्ट्रियां 2019 के बाद हुई तो भी उसका रास्ता हमने बनाया हुआ है। लेकिन इन मामलों में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, बगैर उसको पूरा किए हुए, कानूनी प्रक्रियाओं मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने 2019 के बाद रजिस्ट्री कराई तो आपको लीगल जाना है, या इसका मतलब ये कदापि नहीं हो रहा है कि अगर आपने पैसा एसोसिएट तो आपको लीगल जाना है। बल्कि अगर आपने पैसा एसोसिएट को दिया है तो हमें वो एसोसिएट चाहिए कि उस एसोसिएट ने पैसा कंपनी अकाउंट में कैसे दिया है। वो हमारी और आपकी दोनों की ज़रूरतें हैं। अगर 2019 के बाद आपकी कोई रजिस्ट्री हुई है तो कानूनन वो रजिस्ट्रियाँ जैसे भी सही साबित की जा सकेंगी, हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपको उसमें लिखे गए ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी और आपने कोई पैसा कहाँ दिया है, किसको दिया है, वो पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। ये इसकी कानूनी प्रक्रियाएँ हैं। इनमें भी कंपनी आपका सहयोग कर रही, साथ कर दे रही कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से आप ये साबित ना कर पाए, एसोसिएट आपका नहीं मिला, तो एसोसिएट के ऊपर बाकायदा एक लीगल कार्रवाई करते हुए उस पूरे दस्तावेज को हम रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास इसलिए रखेंगे कि इस प्रकार से कहीं कोई किसी को ब्लैकमेल करके, दबाव में या किसी इन्फ्लुएंस में कोई बाहर का व्यक्ति ऐसा कोई काम ना करा ले जाए जो काम नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लें कि लीगल में गए हुए लोगों के लिए तो कोर्ट कचहरियां हैं, वो पूरी तरह से जब तक आपके पेपरों से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपका कोई भी क्लेम, शायद मुझे नहीं लगता है कानूनी तौर से वो उसकी वैधानिकता होगी और वो मान्य होगा। लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए हैं, अगर उनके साथ ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि एसोसिएट ने पैसा लिया है और उनके संपर्क में नहीं है और रसीदें जो दी गई हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हैं, ट्रांजैक्शन पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो हमें इसकी प्रॉपर एक डिटेल बना करके अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि हमने अगर आपका क्लेम माना है। जो लोग लीगली अपना कोर्ट से मामला निपटा लेंगे, उसके बाद कंपनी अपने केस को, अपने लोगों को, उन लोगों को जिनके लीगल में मैटर नहीं, उनको सेटल कर रही होगी, तो हमारे पास हमारे दस्तावेज, हमारे रिकॉर्ड मौजूद होना आवश्यक होगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे फ्यूचर में आने वाली प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, बैलेंस शीट, सब पर असर पड़ेगा। अगर हम अपने किसी एक कस्टमर को, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 10 लाख रुपए किसी को दिया, उसने अपनी PIP की चेक से उसने आपकी ज़मीन लॉक कर दी और आपने हमसे ज़मीन लिखवा ली, और हम उस ज़मीन के बारे में जब अपने रिकॉर्ड में लेंगे तो हमने ट्रांजैक्शन कहाँ पाया था ये हमें बताना आवश्यक होगा, अन्यथा वो चीज़ गलत हो जाएगी।
आपका एसोसिएट साथ ऐसा रिश्ता हो सकता है कि आप इन चीज़ों को ध्यान ना दें, लेकिन कंपनी का ऐसा रिश्ता कतई नहीं हो सकता है कि भविष्य में हम अपनी कंपनी को एक बार फिर से ऐसे अंधकार में, ऐसे अंधेरे में डाल दें जहां पर हमारे पास फिर दोबारा सफाई देने के लिए भी मौका ना रहे। इसलिए कंपनी अपनी जाति लीगैलिटी को परफेक्ट करने के लिए ऐसे दस्तावेज को जरूर से जरूर मांगेगी, वेरीफाई करेगी, और अगर दस्तावेज नहीं आप पास हुए तो कंपनी इसमें आपकी मदद करेगी। ये सबसे अहम चीज़ है। अगर मैं आज ये चाह लूँ, क्योंकि आप में से जितने लोग लीगल में गए हैं उनके पास जो दस्तावेज हैं एज पर एनेक्सर, ये जो रिक्वायरमेंट है लिस्ट, अगर है तो ठीक, और नहीं है तो उनका कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी तरफ कोई भी बंदा जाकर के गारंटी देने वाला नहीं कि अब उनका पैसा उन्हें मिल सकता, बल्कि उल्टा मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सी कंप्लेंट्स, ऐसी बहुत सी एफआईआर, ऐसी बहुत सी रिटें जो जानबूझकर कंपनी को बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए और कस्टमर को बरगलाने के लिए डाली गई होंगी, उन सब पर हम अपने वकीलों के द्वारा, अपने अधिवक्ता के द्वारा, चाहे आने वाले वक्त में जैसे ही एक बार कोर्ट के द्वारा स्थापित हो जाता है कि किसका क्लेम जेन्युइन है, किसका क्लेम जेन्युइन नहीं है तो जिनका क्लेम जेन्युइन नहीं है उनकी जो भी एफआईआर हैं, उनका जो भी लीगल वो उन्होंने एक्शन लिया है, हम उसके खिलाफ में मानहानि से लेकर जो भी कानूनी कार्रवाई होंगी हम उस पर जाएंगे, और ज़रूर जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को झूठे आरोपों में उलझा कर, फंसा करके, और हमारे ऊपर इतना बड़ा बदनामी का ठप्पा लगा दिया जाएगा कि हम पर हजारों एफआईआर, रिटें पड़ी हुई हैं, और उन रिटों में अगर कोई भी रिट या कोई भी एफआईआर फर्जी निकलती है, गलत निकलती है, जो कि खुद जांच एजेंसी और खुद न्यायालय साबित करेगा कि अगर वो गलत निकल जाती है, तो हम उन सभी रिटों के खिलाफ में, उन सभी एफआईआर के खिलाफ में अपनी कंपनी की तरफ से बाकायदा मानहानि का दावा, और साथ ही साथ जो इतना लंबा नुकसान हुआ है उन नुकसानों के वजह में, जिस तरह से आप सभी लोगों के ऐसे किए गए कृत्यों की वजह से कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है, एजेंसीज का वक्त बर्बाद होगा, गिरफ्तारियां हुई लोगों की नाहक, उन सारी चीज़ों पर एक बाकायदा मुद्दा बना करके उस पर लीगल एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है लीगल में गए हुए उन लोगों में जिन्होंने गलत तरीके से एफआईआर कराई या गलत तरीके से जिन्होंने दस्तावेज वहाँ पे लगाए उनमें, और जो लीगल में नहीं गए हैं। क्योंकि जो लीगल में गए हुए हैं उनकी ही लीगल डॉक्यूमेंट्स की वजह से, उनके एफआईआरों की वजह से कंपनी, कस्टमर का इतना लंबा वक्त बर्बाद हुआ है, और जो लीगल में नहीं गए हैं वो उसके पीड़ित हैं। क्योंकि अगर लोग लीगल में जाने के बाद, अगर हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद जब सारी चीज़ें रोक दी गई, तो वो सारी चीज़ों में उन लोगों को भी प्रभाव पड़ा है जो लीगल में नहीं, जो इंतज़ार कर रहे थे। तो आप वो सारे लोग जो लीगल में नहीं गए थे, वो उस वक्त जिन्होंने ये गलतियां नहीं करी हैं, आज ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो आपको उल्टी सीधी बातें बता करके आपको फिर से एक बार आपसे पैसा वसूलने के नाम पर कुछ चीज़ करने की कोशिश करें। मेरा सिर्फ आपको एक सजेशन है, फैसला आपको करना है, क्योंकि पैसा आपका है। फैसला आपको करना है, क्योंकि कंपनी लगातार सामने से आपसे कह रही है कि हम अपने सिस्टम को, अपने ऑपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास इतना बड़ा लैंड बैंक, इतना बड़ा कस्टमर बैंक, इतने एसोसिएट्स हों, वो कंपनी कभी भी अपने आप को सिस्टम से, हिंदुस्तान से या अपने लोगों के बीच से बाहर नहीं लेके जाएगी। फिलहाल जो लोग लीगल में गए हैं उनसे इस एनेक्सर में क्या क्या मांगा गया है, और जो लोग नहीं गए हैं वो कहां कहां पर इन चीज़ों से, इनका प्रभाव से बचे हुए हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा। उसके बाद आप सभी फैसला करिएगा। मेरे पास आई हुई जानकारी के अनुसार वो सारे लोग जिन्होंने जा करके अपने अपने क्लेम को सबमिट किए हैं, उनमें जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जैसा कि मांग किया गया है कि आप देखें एनेक्सर में 1 नंबर से लेकर के, जिसमें आप सभी लोगों को नीचे 15 नंबर तक की गाइडलाइन दी गई है कि आपका नाम, कॉपी और पैन, आधार, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी, ताकि आपसे कम्युनिकेशन किया जा सके। आपने जो एफआईआर कराई है, अगर आपने एफआईआर कराई है तो उसकी डिटेल विद एफआईआर नंबर, किस थाने में कराई आपने, और उस एफआईआर के ऊपर अगर चार्जशीट हो गई है या उसका करंट स्टेटस क्या है, उसकी जानकारी या आप लोगों को, जो लोग गए हुए हैं लीगल में, उनसे मिल सकती है जिनके द्वारा आपने एफआईआरें कराई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा लखनऊ का रहने वाला नहीं है, लेकिन वो बंदा सोनभद्र से है, मध्य प्रदेश, कहीं से भी है, और उस बंदे ने एफआईआर किसी कहने पर कानपुर में, लखनऊ में कहीं भी करा दी, तो उस एफआईआर का स्टेटस क्या है, वो एफआईआर पे चार्जशीट लगी है नहीं लगी, ये जानकारी भी आप लीगल में गए हुए लोगों को देना ही देना है। और अगर आपने एफआईआर नहीं की, आप रिट में गए हैं, तो आपको वहाँ पर जानकारी में आपको ये लिखना है कि आपने एफआईआर में नहीं गए हैं। स्कीम कौन सी थी जिस पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया 6 नंबर पर, और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द क्लेमेंट,
जो आपने अलग अलग स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा। अब नीचे एक बॉक्स दिया गया है, सीरियल नंबर यानी 1 2 3 4। अगर आपके पास से ज़्यादा स्कीम है तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। नेम ऑफ द स्कीम, आपने जिस भी प्लान में दिया है, प्लॉट परचेज में दिया है, पीआईपी में दिया, वॉट एवर, वो आप लिख सकते हैं। आपने एक्चुअल अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है, और क्या आपको उस पैसे के एवज में कुछ भी मिला है, यानी आपको पैसा मिला हो या कोई ज़मीन मिली हो, गाड़ी मिली हो, गीत की ज्वेलरी मिली हो, कुछ भी अगर आपको ऐसा मिला है जो मूवेबल और इमूवेबल हो, आप उसका जिक्र भी करेंगे। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कंपनी से पैसा भी लिया और कंपनी पे एफआईआर भी करी, और उस एफआईआर के बाद पैसा जो उन्हें मिला उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। वो रिकॉर्ड हमारे पास भी है। आपसे मेरी विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आपने यदि कोई भी पैसा रिसीव किया है, लीगल में गए हुए हैं आप, ऐसे बहुत से लोगों के नाम मैं जानता हूं, और मैं बस उनका क्लेम सबमिट होते हुए देखना चाहता हूं कि जिस दिन उनका क्लेम सबमिट होगा, उस क्लेम में अगर उन्होंने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी है तो यकीन जानिएगा कि इस तरह की चीज़ें मिसलीडिंग के क्लॉज में आती हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूं, ताकि कल आप किसी तरह से किसी उलझनों में ना उलझें। अगर आप लीगल में गए हैं और आपने कोई भी चीज़ छिपाई जो बाद में जाके सही साबित होगी, कोई भी चीज़ मतलब अगर आपने रजिस्ट्री कराई और आपने जिक्र नहीं किया इस क्लेम में, या आपने कोई पैसा लिया है आपने जिक्र नहीं किया, आपने गीत की ज्वेलरी रिसीव करी आपने जिक्र नहीं किया, आपने कोई गाड़ी प्राप्त की और आपने जिक्र नहीं किया है, या आपने पार्शियल पैसा कि अगर आपने 10 लाख रुपए दिया और आपने 2 लाख रुपए ही प्राप्त किया, चाहे वो कमीशन के आधार पर हो, चाहे वो रिबेट के आधार पर हो, चाहे वो आपके प्रॉफिट के आधार पर हो, किसी भी आधार पर अगर आपने जिक्र नहीं किया है तो वो भी आप एक तरह से मिसलीडिंग कर रहे हैं कोर्ट को और एजेंसीज को। इन बातों का बहुत बाकायदा ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है, चाहे वो कंपनी से प्राप्त हुआ हो, जिस रूप में प्राप्त होगा इस पैसे के मुकाबले में, इसको जरूर से जरूर जिक्र करिएगा। ध्यान रखिएगा इन सभी के सभी क्लॉज में कहीं कोई मिस्टेक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एफआईआर करी और आपने उसका जिक्र नहीं किया तो भी आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखिएगा। जो चीज है वो बिल्कुल एज पर एक्चुअल सामने आनी चाहिए। छठे नंबर पे आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ सॉरी 8वें नंबर पर आते हैं। 7वें नंबर पर पेमेंट डिटेल ऑफ पेमेंट मेड एच स्कीम इन केस ऑफ पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, चेक किसी के जरिए दिया गया, जिससे भी दिया गया है आपको, तो आपने जो भी पेमेंट किया है उस पेमेंट डिटेल आप कैसे भरना है। सबसे पहले अकाउंट नंबर ऑफ पेई, जो आप हैं, यानी आप अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक ब्रांच का नाम, आपने जैसे भी दिया हो, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, उसका जिक्र, कितना पैसा आपने दिया है, बेनिफिशियरी नेम एंड अकाउंट नंबर। ये बहुत ध्यान समझिएगा कि जिसके अकाउंट में दिया है उसका जिक्र डालिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कंपनी के अकाउंट में ना देकर के आपने किसी एसोसिएट अकाउंट पैसा दिया है तो इस जगह पर आपको उस एसोसिएट अकाउंट नंबर डालना होगा। अगर आपने वहां ये गलती करी कि आपने उसका डिटेल ना डाल करके आपने कंपनी डिटेल डाला या कुछ ऐसा डाला, तो यकीन जानिए ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, पैसा जिसके अकाउंट में आपने दिया है वहां आप जरूर जिक्र डालिएगा। रिसिप्ट नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें आप पास होंगी, आप कर सकते हैं। और इन केस अगर आपने कैश पेमेंट दिया है तो ये भी आप कितना आपने कैश दिया है, डेट ऑफ पेमेंट क्या थी आपकी, उसके साथ साथ आपने उस बंदे को जिसको आपने कैश रिसीव कराया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप ऐसे बहुत से लोग जो कहते हैं कि आपके घर से आके लोग पैसा ले गए और उन्होंने अपनी पीआईपी की चेक लगा दी, तो जरूर इसको करिएगा। रिलेशन ऑफ कैश एक्सेप्टिंग पर्सन विथ शाइन सिटी कंपनी, ये ध्यान रखिएगा शाइन सिटी कंपनी में काम करने वाले उस व्यक्ति का क्या रिलेशन था, वो एसोसिएट था, प्रेसिडेंट था, स्टाफ था, ये जरूर डालिएगा इसके अंदर। और एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन कैश, कोई ऐसा सबूत आप पास जरूर होना चाहिए कि आपने पेमेंट कैश में की है, ताकि आपको साबित करने आसान हो जाए कि आपने पैसा कैश में दिया है। 9 नंबर, द कॉपी ऑफ रिसिप्ट एनी एविडेंस प्रोवाइडिंग मनी वॉज इन्वेस्टेड इन शाइन सिटी स्कीम बाई क्लेमेंट्स, वो सारी रसीद, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो स्थापित करें कि आपका पैसा शाइन सिटी में इन्वेस्ट किया गया है। अब आ जाते हैं 10 नंबर। फिलहाल 10 नंबर से पहले 9वें नंबर पर हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, ऐसे कस्टमर हैं जिनका ये कहना है कि हमारे पास रसीद नहीं है, जिनका कहना है एसोसिएट ने रसीद नहीं दी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए तो भी आपका डॉक्यूमेंट्स अनकंप्लीट है। ध्यान रखिएगा, ये बात लीगल वालों के लिए है, और लीगल वालों में बहुत से कस्टमर ऐसे जिनके आग्रह पर, जिन्होंने अपनी तरफ से आग्रह भी करना शुरू कर दिया है कि वो लीगल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये सारी डिटेल है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर हैं। तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझता हूं कि एक बार मैं इस जानकारी को अच्छे तरीके से आपको बता दूं, ताकि आपके पास मिली जानकारी से इसको आप तुलना कर सकें, और किसी अच्छे वकील से अगर आप
जानकारी लेंगे तो पता चलेगा आपको कि आपको करना यही है जो मैं बता रहा हूं। 10वें नंबर पर सोर्स ऑफ मनी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एविडेंस रिगार्डिंग सोर्स ऑफ मनी। आपका ये पैसा कहां से आया? आपने कमाया है, आपने फसल से पैदा करा है, आपने मजदूरी करी है, आपने किसी से उधार लिया है, जो भी आपका सोर्स ऑफ मनी वो आप देंगे। साथ ही साथ आपका 11 और 12 नंबर में सोर्स ऑफ मनी से रिलेटेड चीजें हैं कि आपने उस पैसे का ITR आपने फाइल किया है, आपने इनकम टैक्स भरा है, ये सारी की सारी चीजें आपको उसमें रिकॉर्ड में देनी है। अगर इनमें से भी कोई रिकॉर्ड आपका चूक गया, यानी सोर्स ऑफ मनी आप नहीं बता पाए, या सोर्स ऑफ मनी आपने बताया लेकिन उस इनकम को, उस पैसे को आपने दिखाया नहीं कि आपका इनकम है, तो आपने इनकम टैक्स भरा कि नहीं, आपने ITR में इसका जिक्र किया कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे पेपर, ये सारी चीजें, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जिस दरमियान आपका ये क्लेम है, यानी उस समय आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस दरमियान की आपकी सैलरी स्लिप, सोर्स ऑफ इनकम, हर एक चीज आपकी ITR कॉपी वो साथ में लगनी चाहिए, उस दरमियान की होनी चाहिए। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो 10 लाख रुपए की आपकी सारी बाकायदा उसी दरमियान, जब उसी दरमियान का आपका ये ITR वगैरह, ये सारे पेपर आपके होने चाहिए। अब इसके साथ ही साथ फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण सूचना है 14 नंबर पर, जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर दिए हैं अपने FIR में भी, अपनी रिटों में भी, कि क्या शाइन सिटी से आपको कोई पैसा किसी भी फॉर्म में मिला है? क्या आपने शाइन सिटी से कोई पैसा प्राप्त किया है? क्या शाइन सिटी ने आपको किसी भी लेवल, शाइन सिटी ने किसी भी तौर पर जब आप लीगल में गए उससे पहले क्या शाइन सिटी ने आपको कोई पैसा दिया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप में से न जाने कितने FIR वाले लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पर पैसा प्राप्त किया और पैसा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने जाके FIR कर दी और यह कहा कि कंपनी से हमें प्रॉफिट नहीं मिला इसलिए हमने FIR करी, और यह कतई नहीं दिखाया उन्होंने कि उनको पैसा दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम जब कंपनी रजिस्ट्रियां कर रही थी, उस टाइम पर कई FIR वालों ने अपनी रजिस्ट्रियां भी कराई, कब्जा भी लिया, लेकिन उसके बाद लोगों ने FIR भी जाके कराई। ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो मेरे सामने मेरी अंगुलियों पर गिने हुए हैं। उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिटेल को छिपाइएगा मत, क्योंकि मामला एजेंसी और कोर्ट का है, मामला न्याय का है, मामला फैसले का नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कोई भी रजिस्ट्री हुई है, कोई भी आपका पेपर वर्क हुआ, कुछ भी हुआ, सेल डीड वगैरह हुई, वो जरूर बताइएगा। फिलहाल ये सारी रिक्वायरमेंट उन लोगों के लिए है, कानूनी तौर से बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी ही है जो लीगल में गए हैं। अब जो लीगल में लोग नहीं गए, उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, लीगल में जाना या ना जाना ये आपका फैसला है, ये आपको निर्धारित करना। हमने ना तो पहले आपको 3 साल पहले, 4 साल पहले रोका, और ना हम आज किसी को रोक रहे हैं। हाँ, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी ये समझते हैं कि जो कस्टमर हमारे भरोसे पे बैठा हुआ है, एक बार ये सारे मामला निपट जाएं, जो भी FIR हुई हैं, जो भी लीगल में लोग गए हुए हैं, उनका पैसा या उनकी जमीन देने की जिम्मेदारी कोर्ट ने बाकायदा जांच एजेंसी को दे रखा है, ना कि कंपनी को। जांच एजेंसी अपने तौर तरीके से जांच करने के बाद, क्लेम को देखने के बाद, सारी समझने के बाद 2 तरह की रिपोर्ट तैयार होगी। एक वो जिनके क्लेम खड़े हो रहे हैं, यानी जिनको पैसा मिलेगा, और वो लोग भी हैं जिनके पास दस्तावेज किसी भी वजह से, कोई मजबूरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से अगर उनके पास दस्तावेज नहीं मिले तो वो क्लेम गिर सकता है, या गलत FIR हो सकती है, गलत क्लेम किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपका क्लेम गिर सकता है। ये 2 ऑप्शन हो सकता है उनके साथ जो लीगल में गए हुए हैं। लेकिन जो लोग लीगल में नहीं गए हैं, हो सकता है किसी कारणवश उनके पास दस्तावेज ना हो, तो कंपनी अपने तौर तरीकों से, समझ करके, देख करके, अपने हिसाब से जान करके किसके पास पेपर हो सकता है, तभी आप लोगों से कहा जाता है कि एसोसिएट का होना ज़रूरी है। उसके पास कॉपी हो सकती है, उसके मेल पे कॉपी हो सकती है। ये सारी चीज़ें कंपनी समझ करके उनको आपके लिए रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। कंपनी ने बार बार ये बात मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने एसोसिएट्स अकाउंट पैसा दिया है तो उसका होना आवश्यक है। इसे लेकर बहुत से लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं। मैंने कभी भी यह बात आपसे नहीं कही है कि अगर एसोसिएट को आपने पैसा दिया है तो आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, यह मैंने कभी नहीं कही है। मैंने हमेशा यह कहा है कि अगर आपने किसी एसोसिएट को पैसा दिया तो यहां 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो एसोसिएट आकर के उस पैसे का प्रूफ देकर एफिडेविट दे दे, हमें कहां एतराज इस बात से है।
लेकिन जरा यह समझिए कि अगर एसोसिएट ने पैसा अपने अकाउंट से दिया और आपसे पैसा उसने कुछ भी कैश में लिया था, जैसे भी लिया था, उसने अपने अकाउंट से दिया, आने वाले भविष्य में जब क्लेम सेटल होने लग जाएगा, अगर वो खड़ा हो जाता अपना बैंक ट्रांजैक्शन लेकर और कहता है कि भाई साहब ये पैसे तो मैंने दिए थे, तो कंपनी की बाध्यता है पैसा उसको देने की। अब यहां पर अगर मैं आपसे रास्ता मांगता हूं कि अपने एसोसिएट्स को पकड़िए और उससे आप बाकायदा एक बनवाइए एफिडेविट, ताकि यह साबित हो कि पैसा आपका था, उसने आपसे पैसा लिया था। हो सकता है एसोसिएट ने पैसा ना दिया, उसने अपने प्याउट से चीजें सेटल करी हो, तो यहां पर हो सकता है कि आपको एसोसिएट से बात करना पड़े, लेकिन हम सामने से सवाल कर सकते हैं कि आपने ये पैसा कंपनी के नाम पे अगले से लिया है, आप इस पैसे का निस्तारण करें, अन्यथा इसके खिलाफ जो भी चीजें बनेगी, इसके और जो चीजें बनेगी वो हम उसके लिए उधर जाना शुरू करेंगे। हर हाल में हर तरफ से हमने कस्टमर्स के लिए बेनिफिट और फायदा सोच के रखा हुआ है। आप कस्टमर्स की ये मर्जी है कि आप उसमें कहां पे जाते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, कई ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, कई ऐसे एसोसिएट्स हैं जिन्होंने कालांतर में पीछे कंपनी को गालियां भी दी हैं, कंपनी मैनेजमेंट गाली दी है और आज ग्रुप बनाकर बैठे हैं, और वो आपको आज भी ग्रुपों में ये उकसा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमसे बात नहीं हो पाई है, हमारे पास कोई कॉल नहीं आई है, कंपनी बस ऐसे कर रही है, और अपनी सफाइयां दे रहे हैं। उन सफाइयों को सुनकर यकीन करना आपकी मर्जी है, आप करें ना करें आपके ऊपर है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से आप वही बातें सुनते चले आ रहे हैं। कंपनी कहीं से दोषी नहीं है। आप उनसे पूछिए कि अगर आपने कहा था कंपनी भाग गई, कंपनी ने पैसा सब गबन कर लिया, तो कोर्ट ने आदेश क्यों दिया फिर कि जमीनें बेचकर पैसा दिया जाए? कोर्ट ने आदेश में यह क्यों नहीं लिखा कि हां कंपनी 68,000 करोड़ रुपए लेकर भागी है और बचे पैसे से दिया जाए? आप उनसे सवाल को क्यों नहीं करते ग्रुप के ऊपर कि आपने जो सारी चीजें कही थी उन चीजों में भी तो कोई सच्चाई नहीं निकली? एक कंपनी पिछले 4 सालों से लगातार मुकदमे लड़ते चली आ रही है, वकील खड़ा करते हुए न जाने कितने चेहरे बदल गए। हर बार हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने लॉयर खड़ा करके अपनी बात रखने की कोशिश करी। अगर आप सभी लोगों को जानकारी हो तो ठीक, अन्यथा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस में हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर एजेंसीज को हायर करके या बेस्ट ऑफ द बेस्ट अधिवक्ताओं को हायर करके हर बार कोशिश करी कि किसी भी प्रकार से ये जजमेंट आ जाए कि हम आपको आपका पैसा दे सकें। वो सारे लॉयर एक अच्छी फीस चार्ज करते थे, एक अच्छा पैसा लेते थे हर तारीख में, या एक साथ पैसे देने की जो एक, अगर मैं फिगर की बात करूं तो करोड़ों रुपए में है। इतना पैसा कंपनी खर्च करके सिर्फ इसलिए नहीं आई आपके पास में बात करने के लिए। हमें क्या उन करोड़ों रुपए से नहीं मोहब्बत थी? अगर हम भाग गए होते तो करोड़ों रुपए जो खर्च किया गया आपको आपका पैसा दिलवाने के लिए, तो हम कहां से मौका देते किसी एजेंसी को कि कोई भी जमीन को सीज कर सके? वो जमीन भी हमने बेच दिया होता किसी और के नाम पर। हम कहां से मौका देते किसी भी एजेंसी को हमारी चल अचल संपत्तियों को, गाड़ियों को सीज कर सके? वो हमने कब का निपटा दिया होता। हम कहां मौका दिए होते किसी ऐसे प्रेसिडेंट को, किसी ऐसे एसोसिएट्स को जो आज हमारे कंपनी को लूटकर हमारी गाड़ियों में चलते हुए आज वो अपनी संपत्तियां बना करके ऐसे लोगों के साथ मिल गया जो कंपनी के विरोध में थे? क्या हम उनको अपनी तरफ नहीं कर सकते थे? हम उनको भी अपनी तरफ कर सकते थे। आज जो तलवार उनके सर पे लटकी है, उस तलवार को बहुत आसानी से बचा करके आप सभी लोगों के खिलाफ खड़ा करके उनसे लाभ लेकर के आपसे मुंह मोड़ सकते थे अगर हमारी नीयत गलत होती। हमने ये कार्य कभी नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे सारे लोग इन सारी रिक्वायरमेंट को पढ़ लें, और ये उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट आई है जिन्होंने जाकर अपना क्लेम सबमिट किया है। अनाप शनाप जो भी दे दिया हो, जैसे भी दे दिया हो, अब वहां से रिक्वायरमेंट आ गई जिसको 7 दिन के अंदर इन्हें पूरा करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 7 दिन की जो मियाद दी गई है वो एक कानूनी लैंग्वेज है, ताकि कल को ये कस्टमर ये ना कह सके हमें तो जानकारी ही नहीं थी। तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर ये अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं तो इनका क्लेम खड़ा होगा, और नहीं कर पाते हैं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी एक लॉयर खड़ा किया जा रहा है जो पूरी तरीके से इस बात पर निगाह रखेगा कि किसके किसके क्लेम आ रहे हैं, किसका इसका क्लेम जेन्युइन है और किसका किसका क्लेम जेन्युइन नहीं है। उन सारी चीजों को मद्देनजर कंपनी अपनी अगली तैयारी करने जा रही उन लोगों के लिए जिन्होंने गलत तरीके से कंपनी में एफआईआर करी, गलत तरीके से कंपनी पर रेटें डाली, गलत तरीके से कंपनी को उलझाया, जाने अनजाने में जैसे भी आपने किया उसका खामियाजा। इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े ब्रांड जिसने भारत देश के अधिकतर हिस्सों में अपना काम फैलाया था, जिसके साथ लाखों लोगों का काम करने वालों का समूह था, जिसके ऊपर करोड़ों लोगों की नजर थी, जिसकी ख्याति भारत देश के अंदर
हर क्षेत्र में फैल चुकी थी, जिसने समाज सेवा में न जाने कितना कार्य किया था, जिसने न जाने कितने गरीब परिवार का पालन पोषण के लिए बीड़ा उठाया, जिसने न जाने कितने अनाथ बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई से लेकर राशन पानी तक का इंतजाम किया, जिसने न जाने कितनी ऐसी बच्चियों की शादी ब्याह कराया जिनके माता पिता पूरी तरीके से मजबूर थे और उनकी बच्ची उनके घर बैठी थी, जिसने ऐसे न जाने कितने लोगों का इलाज कराया जो शायद दवा के अभाव में अपने जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रहे थे। एक ऐसी कंपनी जिसने समाज के अंदर हर क्षेत्र में काम किया हो, उस कंपनी की छवि को धूमिल करने का कार्य, उस कंपनी पर झूठे आरोप लगा करके उसको फंसाने का कार्य करने वाले लोग शायद ये यकीन कर चुके थे कि कंपनी लौट के नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, हर हाल में मेरी कंपनी, पूरी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में काम करेंगी। लीगली जो कुछ सामना हमें करना पड़ेगा हमने किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन इस मामले में आप ये जान लें कि जो लोग लीगल में नहीं गए हैं, उनके दस्तावेज, उनके पेपर, उनकी सारी चीज़ों को ढूंढवाने में, कंप्लीट कराने में हम पूरी मदद करेंगे। अगर एसोसिएट ने पेपर नहीं दिया है तो हम उसके भी पीछे पड़ेंगे। अगर एसोसिएट ने पैसा नहीं दिया कंपनी में तो भी उसके पीछे पड़ेंगे, उसको पकड़ के कानून के हवाले करवाएंगे, लेके कोर्ट में जाकर खड़ा करेंगे कि यही शख्स है जिसकी वजह से फला कस्टमर परेशान हुआ, लेकिन इसने लीगल एक्शन नहीं लिया, लेकिन आज ये भी पीड़ित हैं। लेकिन वो सारे के सारे लोग इस बात को ध्यान सुन लें जो लीगल में नहीं गए। किसी के बरगलावे में, किसी के बहकावे में यदि आपका कोई मिजाज आ जाता है तो फैसला आपको करना है। हम सिर्फ आपको अपने वर्ड्स, अपने वादे और अपनी ज़बान की गारंटी दे सकते हैं, और प्रैक्टिकली हम तभी आपके लिए कुछ कर पाएंगे जब हम फ्री होंगे इन सारी चीज़ों जो लीगल वाले लोगों के साथ में आज एजेंसी और कोर्ट के जरिए हो रहा है। जब तक वहां पर क्लेम नहीं खड़ा हो जाता है और कोर्ट के अंदर जा करके जिनके क्लेम हैं वो सामने आ जाए और जिनके क्लेम नहीं हैं वो सामने आ जाए, इसके बाद कंपनी भी आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर ये फरियाद करेगी कि हाँ, हमारे इतने कस्टमर और हैं, इन सभी कस्टमर्स के लिए भी हमारे को रास्ता दिया जाए कि हम इनकी भी लायबिलिटी उतार सकें। और यकीन जानिए वो संख्या ज़्यादा है जो कि लीगल नहीं गए, और इस बात को किसी प्रकार से कोर्ट अमान्य नहीं कर सकती है कि इतने ढेर सारे लोग जो लीगल में नहीं गए, जिनका ट्रस्ट आज भी कंपनी पर है और कंपनी आज भी उनके लिए बात कर रही है, तो कैसे कंपनी गलत हो गई, कैसे ये लोग गलत हो गए। विश्वास जानिए, आपकी लायबिलिटी खत्म होते देर नहीं लगेगी। लेकिन आज की तारीख में किसी प्रकार की ऐसी भाषा या ऐसा कोई शंका या ऐसी कोई बात करके आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने आप को इस पॉजिटिव माहौल से बाहर लेकर आकर निगेटिव माहौल मत खड़ा करिए। नहीं तो आपने 5 सालों में देखा है कि किस प्रकार से लोगों ने निगेटिव माहौल बनाकर आपके इमोशन से किस प्रकार खेला है और पैसा कमाया है।